आज है 22 अक्टूबर बुधवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज हरकारा में बिहार के चुनावी मैदान से बड़ी खबरें हैं, जहां एक नया शोध बताता है कि मतदाता कभी कभी काम करवाने के लिए अपराधियों को क्यों चुनते हैं, और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। इसके अलावा हम बात करेंगे डीपफेक के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सरकार के नए नियमों की, पेरिस के लूव्र संग्रहालय में हुई बड़ी चोरी की, और लखनऊ से आई एक शर्मनाक घटना की, जहां एक बुजुर्ग दलित व्यक्ति को अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा। साथ ही जानेंगे कि कैसे अमेजन जैसी बड़ी कंपनी लाखों नौकरियां रोबोट से बदलने की तैयारी में है। आइए सुनते हैं आज की खबरें विस्तार से। जैसे जैसे बिहार एक और चुनाव के दौर में प्रवेश कर रहा है, एक नया शोध बताता है कि राज्य के मतदाता कहीं ज्यादा सोच समझकर फैसले ले रहे हैं। ये धारणा कि नागरिक केवल जाति के आधार पर उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं और रोजगार या विकास जैसे मुद्दों पर बहुत कम ध्यान देते हैं, शायद पूरी तरह सही नहीं है। स्क्रोल के लिए अर्घ्य भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार बार्सिलोना विश्वविद्यालय के अभिनव खेमका के एक शोध पत्र में ये निष्कर्ष सामने आए हैं। शोध से पता चलता है कि कुछ मामलों में मतदाता आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि ऐसे नेता काम करवा सकते हैं। बिहार की राजनीति लंबे समय से अपने बाहुबली युग से प्रभावित रही है। खेमका का पेपर बताता है कि मतदाता इस विचार को अपनाते हैं कि आपराधिक राजनेता ही वो हैं जो काम करवा सकते हैं। वर्तमान में बिहार विधानसभा में 70% विधायकों पर आपराधिक आरोप हैं। 2005 में ये संख्या सिर्फ 29% थी। इनमें से 50% विधायकों पर हत्या, हत्या के प्रयास और अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं। खेमका ने अपने अध्ययन के लिए 2022 में बिहार के सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिलों के 10 विधानसभा क्षेत्रों में 2000 मतदाताओं का एक क्षेत्रीय अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में आपराधिक राजनेता जीते थे, वहां मनरेगा के तहत परियोजनाओं के पूरा होने की दर 68% तक गिर गई, लेकिन काम के आवंटन की दर में 36% की वृद्धि हुई। ये राजनेता आमतौर पर उन कल्याणकारी योजनाओं को लक्षित करते हैं जो सामग्री खरीदने की तुलना में मजदूरों को काम पर रखने के लिए अधिक धन आवंटित करती हैं। इससे वे मतदाताओं के लिए अधिक रोजगार पैदा कर पाते हैं। खेमका लिखते हैं कि आपराधिक राजनेता अपने मतदाताओं के साथ एक ग्राहकवादी संबंध बनाते हैं, जहां मतदाता अपराध को माफ करने को तैयार रहते हैं अगर उम्मीदवार उन्हें सक्षम लगता है। इस परिदृश्य में आपराधिकता केवल एक देनदारी नहीं, बल्कि क्षमता का एक प्रतीक बन जाती है। अध्ययन में वंशवादी विधायकों की एक निराशाजनक तस्वीर भी सामने आई है। केवल 4% विधायकों ने उन्हें ईमेल की गई मतदाता चिंताओं का जवाब दिया। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनाव की खबरें आ रही हैं। इसी बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जीविका कार्यकर्ताओं के लिए स्थायी नौकरी और महिला कल्याण योजनाओं जैसे नए वादे किए हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने मामले को सुलझाने के लिए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि उनकी सरकार आने पर कम्युनिटी मोबिलाइजर दीदियों को 30,000 रुपये प्रति माह के वेतन पर स्थायी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने जीविका कार्यकर्ताओं को दिए गए कर्ज पर ब्याज भी माफ करने का वादा किया। साथ ही मां और बेटी योजनाओं की भी घोषणा की। दूसरी ओर चुनाव वाले राज्य बिहार में इंडिया ब्लॉक में मची उथल पुथल को शांत करने के लिए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बुधवार को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की। बैठक के बाद गहलोत ने कहा कि बिहार जीतना विपक्षी गठबंधन के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन जब उनसे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सीधा जवाब देने से परहेज किया। 243 सीटों वाली विधानसभा में राजद और कांग्रेस क्रमशः 143 और 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन दोनों पार्टियां कम से कम 5 निर्वाचन क्षेत्रों में दोस्ताना मुकाबले की ओर बढ़ रही हैं। गहलोत ने कहा कि 5 या 10 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला कोई बड़ी बात नहीं है और उम्मीद जताई कि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख तक मामले सुलझा लिए जाएंगे। बिहार में इस बार विपक्षी महागठबंधन की उलझन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने 253 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, जबकि बिहार विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 243 है, यानी महागठबंधन ने 10 अधिक उम्मीदवार उतार दिए हैं। छोटे सहयोगी दल
राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दोनों पर बातचीत को अंतिम समय तक खींचने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में एक चुनावी अभियान के दौरान अपनी ही पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय झा को मंच पर ही डांट दिया। ये घटना तब हुई जब नीतीश कुमार भाजपा उम्मीदवार रमा निषाद को माला पहना रहे थे और झा ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की। द हिंदू की रिपोर्ट है कि बिहार की अधिकांश प्रमुख राजनीतिक पार्टियां उन लोगों के रिश्तेदारों को टिकट देना जारी रखे हुए हैं जिनका अपनी पार्टियों या गठबंधनों पर प्रभाव है। विभिन्न राजनीतिक दलों में राजनेताओं के बेटे, बेटियां, पत्नियां और दूसरे रिश्तेदार चुनावी मैदान में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपने चुनाव अभियान के पहले दिन ही एक विवाद खड़ा कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले में एक रैली के दौरान उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय झा को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई। ये घटना तब हुई जब मुख्यमंत्री भाजपा की उम्मीदवार रमा निषाद को माला पहना रहे थे। जैसे ही उन्होंने माला पहनाने की कोशिश की, झा ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस पर नीतीश कुमार ने अपना हाथ झटक लिया और फिर पोडियम पर जाकर झा की ओर इशारा करते हुए कहा, "ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे पकड़े?" द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार इस घटना का वीडियो विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। इससे पहले नीतीश कुमार ने अपनी रैलियों में राजद के शासनकाल पर हमला बोला और लालू यादव पर वंशवाद की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं, ने उनके उम्मीदवारों को बिहार विधानसभा चुनाव से नाम वापस लेने के लिए डराया धमकाया। किशोर ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा, "अगर आप उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो आप मतदाताओं की रक्षा कैसे करेंगे?" इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार किशोर ने दावा किया कि दानापुर में भाजपा ने जन स्वराज के उम्मीदवार अखिलेश कुमार को हिरासत में लिया और उन्हें अपना नामांकन दाखिल करने से रोका। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान पर 3 जन स्वराज उम्मीदवारों को नाम वापस लेने के लिए मजबूर करने में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप लगाया। किशोर ने एक तस्वीर भी जारी की जिसमें कथित तौर पर प्रधान जन स्वराज के एक उम्मीदवार के साथ दिख रहे हैं। किशोर ने दावा किया कि जन स्वराज के 14 उम्मीदवारों को धमकी और दबाव का सामना करना पड़ा है, जबकि 240 अन्य उम्मीदवार मजबूती से खड़े हैं। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की फंडिंग को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह संगठन कानूनी रूप से पंजीकरण के बिना काम करता है ताकि वो सरकार के कानूनों और नियमों का पालन करने से बच सके। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार प्रियांक खड़गे ने सवाल किया, "इस अपंजीकृत संगठन के लिए पैसा कहां से आ रहा है? अगर आप आरएसएस अपंजीकृत हैं, तो आपको पैसा कैसे मिल रहा है?" उन्होंने कहा कि अगर संगठन पंजीकृत होता है तो उसे टैक्स देना होगा और विदेशी व घरेलू फंडिंग की जानकारी साझा करनी होगी। इसीलिए वे पंजीकृत नहीं हो रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सी.एन. अश्वत्थ नारायण ने दावा किया कि हर संगठन के लिए पंजीकृत होना जरूरी नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक पुलिस की विशेष जांच दल सिट की जांच में सामने आया है कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले आलंड सीट पर चुनाव आयोग को दिए गए हर फर्जी मतदाता विलोपन आवेदन के लिए एक डेटा सेंटर ऑपरेटर को 80 रुपये का भुगतान किया गया था। इस सीट पर दिसंबर 2022 और फरवरी 2023 के बीच कुल 6018 ऐसे आवेदन किए गए थे, जिससे कुल 4.8 लाख रुपये का भुगतान हुआ। सिट ने उस डेटा सेंटर की पहचान कर ली है जो कलबुर्गी जिला मुख्यालय में स्थित है, जहां से ये आवेदन जमा किए गए थे। जांच में एक स्थानीय निवासी मोहम्मद अशफाक की संलिप्तता की ओर इशारा किया गया है। पिछले हफ्ते सिट ने तलाशी के दौरान मतदाता सूची में हेरफेर के लिए एक डेटा सेंटर के संचालन और प्रति विलोपन 80 रुपये के भुगतान से जुड़ी सामग्री बरामद की। मंगलवार को दिल्ली के कई निवासियों को दिल्ली के प्रदूषण स्तर को लेकर भारी उलझन हुई। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि एक और जहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने कई स्थानों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI को 400 से नीचे बताया, वहीं IQAir जैसे अंतर्राष्ट्रीय ऐप्स ने कई क्षेत्रों में 2000 से अधिक के आंकड़े दिखाए। उदाहरण के लिए मंगलवार को सिरी फोर्ट में रात 12:30 बजे सीपीसीबी के डेटा के अनुसार AQI 272 था, जबकि IQAir ने उसी स्थान के लिए 2449 AQI की रिपोर्ट दी। विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों रीडिंग तकनीकी रूप से सही हैं, लेकिन वे अलग अलग पद्धतियों का पालन करते हैं। भारतीय AQI 6 प्रमुख प्रदूषकों के आधार पर मापा जाता है, वहीं IQAir जैसे ऐप्स अक्सर अमेरिकी मॉडल का उपयोग करते हैं और सेंसर आधारित डेटा पर निर्भर करते हैं,
जबकि सीपीसीबी अधिक सटीक माने जाने वाले एनालाइजर आधारित मॉनिटर पर निर्भर करता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि संख्यात्मक अंतर के बावजूद दिल्ली की वायु गुणवत्ता दिवाली के बाद बहुत खराब थी। मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा समर्थित गुजरात के जामनगर में वनतारा चिड़ियाघर की आलोचना करने वाले पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स को चुप कराने की कोशिश की गई। इसके लिए एक संदिग्ध इकाई ने एक प्रसिद्ध वकील की पहचान का उपयोग करके एक फर्जी लॉ फर्म बनाई। एक अन्य प्रयास में प्रकाशकों को डराने के लिए एक नकली गूगल कार्यकारी की आईडी का इस्तेमाल किया गया। द न्यूज़ मिनट की रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत सहित कई देशों के पत्रकारों और न्यूज़रूम ने आरोप लगाया है कि उन्हें फर्जी ईमेल, झूठे कानूनी नोटिस और कॉपीराइट दावों के साथ निशाना बनाया गया। ये स्पष्ट नहीं है कि इस प्रयास के पीछे कौन था, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन एस्पायर लॉ फर्म नामक एक फर्जी कानूनी व्यवसाय बनाया, जिसमें भारतीय साइबर कानून विशेषज्ञ वकील पुनीत भसीन की जीवनी की चोरी की गई थी। कई मीडिया आउटलेट्स को एक फर्जी गूगल लीगल सपोर्ट डोमेन से भी ईमेल मिले। बाद में पता चला कि ये सभी नोटिस और वेबसाइट फर्जी थे। कनाडा में पंजाबी गायक तेजी कहलो को गोली मारी गई है और गैंगस्टर रोहित गोदारा के गिरोह के सदस्यों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। फेसबुक पर एक पोस्ट में महेंद्र सारण दिलाना, राहुल रिनाउ और विक्की पहलवान के रूप में पहचाने गए व्यक्तियों ने हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने आरोप लगाया कि कहलो को प्रतिद्वंद्वी गिरोह को हथियार और पैसा पहुंचाने और उनके मुखबिर के रूप में काम करने के लिए निशाना बनाया गया था। पोस्ट में कहा गया, अगर वो समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो अगली बार हम उसे खत्म कर देंगे। रोहित गोदारा राजस्थान का एक कुख्यात गैंगस्टर है और लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के अपने पहले के प्रस्ताव को बदलकर केंद्र सरकार की इच्छा के अनुसार उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भेजने की सिफारिश की गई है। इस अप्रत्याशित बदलाव से न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों में कार्यपालिका के हस्तक्षेप का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। द हिंदू में कृष्णदास राजगोपाल का विश्लेषण बताता है कि 14 अक्टूबर के कॉलेजियम प्रस्ताव में यह खुलासा नहीं किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सिफारिश क्यों छोड़ी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस श्रीधरन वरिष्ठता में 7वें स्थान पर होंगे और उच्च न्यायालय कॉलेजियम से बाहर होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में वो दूसरे सबसे वरिष्ठ जज होते। ये पहला मामला नहीं है जब न्यायाधीशों के तबादले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सरकार की इच्छाओं के आगे समर्पण किया है। इससे पहले जस्टिस अकिल कुरैशी और जस्टिस एस मुरलीधर के मामलों में भी ऐसा देखा गया था। एक एनजीओ ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि यह कॉलेजियम के इरादों के बारे में जनता को गलत संकेत देता है। इंडियन एक्सप्रेस और मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में एक मंदिर परिसर में एक बुजुर्ग दलित व्यक्ति को गिरा हुआ पानी यह साबित करने के लिए चखने पर मजबूर किया गया कि वो मूत्र नहीं है। इस मामले में 62 वर्षीय आरोपी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। 60 वर्षीय पीड़ित रामपाल द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार वो मंदिर परिसर के अंदर बैठे थे जब उनकी पानी की बोतल से कुछ पानी गलती से गिर गया। आरोपी स्वामीकांत ने यह मान लिया कि उन्होंने उस स्थान पर पेशाब किया है और उन्हें गाली देना शुरू कर दिया। जब पीड़ित ने विरोध किया तो कांत ने उसे अपनी उंगली से गिरे हुए पानी को छूने और फिर उसे अपनी जीभ पर रखने के लिए मजबूर किया। अगले दिन रामपाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आपराधिक धमकी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने संगीतकार आर इलैयाराजा के साथ उनके द्वारा रचित गीतों के व्यावसायिक उपयोग से अर्जित राजस्व का ब्यौरा साझा करने से इनकार कर दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय में सोनी म्यूजिक के वकील ने कहा कि वे अदालत में एक सीलबंद लिफाफे में खातों का विवरण लाए हैं और इसे केवल न्यायाधीश के अवलोकन के लिए रख सकते हैं। उन्होंने संगीतकार के वकील के साथ जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया और वाणिज्यिक गोपनीयता का दावा किया। दूसरी ओर श्री इलैयाराजा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार सीलबंद लिफाफों में जानकारी जमा करने की प्रथा की निंदा की है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सीलबंद लिफाफे को नहीं खोलने का फैसला किया। बीबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि भारत रूसी कच्चे तेल की अपनी खरीद को कम करने पर सहमत हो गया है। ट्रंप ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक फ़ोन कॉल के दौरान उन्हें आश्वासन दिया था कि दिल्ली रूस से ज़्यादा तेल नहीं खरीदेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दिवाली पर ट्रंप के कॉल को स्वीकार किया, लेकिन रूसी तेल पर कोई टिप्पणी नहीं की।
ट्रंप ने पिछले हफ्ते भी इसी तरह की टिप्पणी की थी, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने उस समय कहा था कि उसे दोनों नेताओं के बीच किसी भी फोन कॉल की जानकारी नहीं है। बीबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार पेरिस का लूव्र संग्रहालय दिन दहाड़े हुई एक बड़ी डकैती में 88 मिलियन यूरो के गहने चोरी होने के 3 दिन बाद फिर से खुल गया है। हालांकि संग्रहालय की अपोलो गैलरी, जहां डकैती हुई थी, बंद रहेगी। रविवार की सुबह चोरों ने 8 मिनट से भी कम समय में दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले संग्रहालय में घुसकर लूट को अंजाम दिया और स्कूटर पर भाग गए। वे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। लूट के माल में सम्राट नेपोलियन द्वारा अपनी पत्नी को दिया गया एक हीरा और पन्ना का हार भी शामिल है। जांचकर्ताओं का मानना है कि लुटेरे एक आपराधिक संगठन के आदेश पर काम कर रहे थे। आज के लिए इतना ही। हमें बताइए अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, टिप्पणी। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। हरकारा सबस्टैक पर तो है ही, आप हमें व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, ट्विटर, एक्स और ब्लू स्काई पर भी पा सकते हैं। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।